हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शशि किरण कुजूर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पदस्थ हूँ। आज हम केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक के ऊपर डिस्कस करेंगे। यह एमए सेकेंड सेमेस्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 5 का टॉपिक है। केंद्रीय बैंक किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है। देश के विधान के अंतर्गत केंद्रीय बैंक को कुछ विशेषाधिकार व शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली को नियमित एवं नियंत्रित करता है। अब हम देखेंगे केंद्रीय बैंक के उद्देश्य। केंद्रीय बैंक के कुछ उद्देश्य भी हैं, जैसे विनिमय दरों में स्थायित्व, कीमतों में स्थायित्व, विनिमय दरों में स्थायित्व यह दर्शाता है कि देश की आर्थिक स्थिति में स्थायित्व है, और कीमतों में स्थायित्व से तात्पर्य है कि कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना। केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा का विस्तार एवं संकुचन करने के तहत कीमतों में स्थायित्व का भी प्रयास करता है। सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना, केंद्र व राज्य सरकारों को सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था भी केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है। और विकास के लिए साधन उपलब्ध कराना, उचित मौद्रिक नीति अपनाकर आवश्यकता अनुसार मुद्रा एवं साख की आपूर्ति में वृद्धि की जा सकती है, जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होगा। अब हम आगे भारत में केंद्रीय बैंक की संरचना के संदर्भ में देखेंगे कि केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है और वर्तमान में इनके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। जब केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी उस समय इसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। यह पूंजी 100 रुपये मूल्य के 5 लाख अंशों शेयर्स में विभाजित थी। प्रारंभ में समस्त अंश पूंजी का स्वामित्व गैर सरकारी अंशधारियों के पास था। केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना के अंतर्गत देखेंगे कि सामान्य प्रबंधन एवं निर्देशन, जिसके अंतर्गत 20 सदस्यों की एक केंद्रीय निदेशक मंडल जो रिजर्व बैंक का प्रबंधन एवं निर्देशन का कार्य करते हैं। केंद्रीय निदेशक मंडल जिसके अंतर्गत एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक सरकारी अधिकारी, और प्रायः यह भारत सरकार के वित्त सचिव होते हैं। और भारत सरकार द्वारा नामित 10 निदेशक जो देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 निदेशक होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं और स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही स्थानीय बोर्ड जिसके 4 मुख्यालय हैं, क्रमशः मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली, और इनके सदस्यों की संख्या 5 है। और यह नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और नियुक्ति का समय है 4 वर्ष। और कार्य स्थानीय बोर्ड के सदस्यों का कार्य केंद्रीय निदेशक मंडल को क्षेत्रीय आर्थिक हितों के लिए परामर्श देने का कार्य है। अब हम आगे देखेंगे केंद्रीय बैंक के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक के निम्न कार्य हैं, जैसे नोटों का निर्गमन करना, इश्यू ऑफ पेपर करेंसी नोट्स, सरकार का बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड है बैंकों के बैंक का कार्य, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, साख का नियंत्रण करना, आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन करना। अब हम विस्तार से इन सभी कार्यों को देखते हैं। सबसे पहला है नोटों का निर्गमन। केंद्रीय बैंक जिसे नई मुद्रा जारी करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। देश में जो भी नई मुद्रा जारी की जाएगी वह केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही जारी की जाती है, और यह नोट प्रचालन एक विभाग होता है जिसके तहत की जाती है। और नोट प्रचालन की न्यूनतम कोष प्रणाली भारत में प्रचलित है। अब न्यूनतम कोष प्रणाली
के बारे में देख लेते हैं कि न्यूनतम कोष प्रणाली क्या है। प्रचलन विभाग के पास स्वर्ण मुद्रा एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी समय 200 करोड़ रुपए के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए। इनमें स्वर्ण का मूल्य धातु तथा मुद्रा मिलाकर के 115 करोड़ रुपए और 85 करोड़ रुपए विदेशी ऋण पत्र होने चाहिए। कुल 200 करोड़ का मूल्य होना चाहिए, तब न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। आरबीआई के अधिनियम 1934 के तहत एक वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए के मूल्य से अधिक नए नोट जारी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक के कार्य में देखेंगे। सरकारी बैंकर के रूप में केंद्र व राज्य सरकार का बैंकर, एजेंट व सलाहकार के रूप में केंद्रीय बैंक कार्य करते हैं। केंद्र व राज्य सरकार के नगद कोष आरबीआई के पास ही सुरक्षित रखे जाते हैं, जिस पर आरबीआई केंद्र व राज्य सरकार को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देता। और केंद्र व राज्य सरकार के लिए सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था भी केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है। किस रूप में की जाती है? सार्वजनिक ऋण के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करना, इसका प्रबंधन, ऋणों की संपूर्ण व्यवस्था, उनको जमा करना तथा उनका भुगतान करना सभी कार्य रिजर्व बैंक का है। और विभिन्न आर्थिक पहलुओं व महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार को सलाह भी प्रदान करता है। इस प्रकार से वे सरकार का सलाहकार भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बैंकों के बैंक का कार्य। बैंकर्स बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक देश में अन्य बैंकों के लिए वही कार्य करता है जो अन्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। अब 1949 अधिनियम के तहत आरबीआई का दायित्व है कि विधान के क्षेत्र में आने वाले सभी बैंकिंग कंपनियों का निरीक्षण और व्यवस्था का दायित्व है। साथ ही दोषपूर्ण होने पर बैंक विशेष के दोष को दूर करने का उपाय भी उन्हें बताना है। और साथ ही इस प्रकार से निरीक्षण और जो भी समस्या आ रही है उसको बैंकिंग क्षेत्र में उसको दूर करने का कार्य केंद्रीय बैंक का है। और साथ ही प्रत्येक क्षेत्र से वार्षिक स्थिति विवरण, बैलेंस शीट तथा लेखा परीक्षक, ऑडिटर की रिपोर्ट सहित अन्य लेखे प्राप्त करना तथा संकट काल में बैंकों को आवश्यक सलाह तथा आर्थिक सहायता देना भी केंद्रीय बैंक का कार्य है। और साथ ही समाशोधन गृह का कार्य भी है, जो बैंकों के बैंक के रूप में आरबीआई समाशोधन गृह का कार्य करता है। दो बैंकों का आपस में लेन देन का निपटारा केंद्रीय बैंकों के माध्यम से भी किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विदेशी विनिमय कोष को नियंत्रित करना, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई अधिनियम 40 के अंतर्गत आरबीआई का दायित्व है कि वह रुपए की तुलना में विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को स्थिर रखे। और साथ ही अगर विनिमय दर स्थिर रहेगा तो देश आर्थिक विकास के पथ पर बढ़ेगा, देश में आर्थिक विकास होगा। और साथ ही विदेशी विनिमय भंडार का परिरक्षक, कस्टोडियन या संरक्षक भी है। और आईएमएफ के सदस्यों की मुद्राओं का क्रय विक्रय भी आरबीआई के माध्यम से किया जाता है। और इस प्रकार देखा जाए तो विदेशी विनिमय दर को स्थिर करना प्रमुख कार्य है। और साथ ही विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण, जिससे विदेशी मुद्रा अगर आरबीआई के पास है, जिससे भुगतान संतुलन के लिए भी लाभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई के प्रमुख कार्यों में साख नियंत्रण एक है, जिसमें साख नियंत्रण के लिए वह मौद्रिक नीति को अपनाता है। और मौद्रिक नीति का उद्देश्य ही है विनिमय स्थिरता, कीमतों में स्थिरता, आर्थिक स्थिरता की कीमतों में, देश में मुद्रा की स्थिति, मुद्रा प्रसार और संकुचन की स्थिति पर नियंत्रण होगा तो कीमतों में स्थिरता रहेगी, कीमतों में उतार चढ़ाव नहीं होगा। और विनिमय विदेशी मुद्रा का भारतीय रुपए के हिसाब के अनुपात में विनिमय दर में स्थिरता होगी, तो जिससे देश विकास करेगा। और आर्थिक स्थिरता होगी तो भी देश विकास होगा। तो आरबीआई
का प्रमुख कार्य, केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य साख नियंत्रण का कार्य है, जो मौद्रिक नीति के माध्यम से करता है। जैसे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्मित साख की मात्रा तथा दिशा पर नियंत्रण रखता है। अब साख नियंत्रण की बहुत सी विधियाँ हैं, परिमाणात्मक विधि, गुणात्मक विधि। परिमाणात्मक विधि के अंतर्गत बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, परिवर्तनशील कोषानुपात, तरल कोषानुपात के माध्यम से साख नियंत्रण करते हैं। और गुणात्मक विधि में मात्रा पर नियंत्रण न करते हुए साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रचार आदि माध्यमों से भी साख नियंत्रण का कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। और साथ ही आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन। रिजर्व बैंक मुद्रा, साख, बैंकिंग, विदेशी विनिमय, उत्पादन, कीमत, विदेशी व्यापार, भुगतान शेष आदि से संबंधित आंकड़े संकलित कर प्रकाशित करता है। और साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, जो एक मासिक बुलेटिन में इन विषयों पर रिजर्व बैंक अपनी समीक्षा भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से केंद्रीय बैंक के कार्यों का हमने स्पष्ट और विस्तृत रूप में अध्ययन किया। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।